Hello student, welcome to Education Hub. How are you all? I hope you will be fine. Today our topic is some numericals problem and exercise for force and law of motion. आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज नंबर 118 एनसीईआरटी बुक इंडेक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। मतलब नीचे दिए हुए क्वेश्चन में किसका इनर्शिया अधिक है। क्वेश्चन फर्स्ट में, रबड़ बॉल एंड स्टोन ऑफ मास। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट more mass than more inertia। अगर मास अधिक होगा तो इनर्शिया अधिक होगा। अब क्वेश्चन 1 में देखेंगे कि एक रबड़ बॉल है, दिस इज कॉल्ड रबड़ बॉल, और दिस इज कॉल्ड, ठीक है, स्टोन बॉल। किसका मास अधिक है? तो स्टोन का जाहिर सी बात है मास अधिक होता है, तो जब स्टोन का मास अधिक होगा तो स्टोन का इनर्शिया अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये 5 रुपीज ये बाइसिकल और ये ट्रेन। एक आपका बाइसिकल है, सपोज ये बाइसिकल है, ठीक है, और ये ट्रेन है। ठीक है, और ये बाइसिकल है। इसका अधिक मास होता है तो ट्रेन का अधिक मास होता है, तो ट्रेन का इनर्शिया अधिक होगा। और थर्ड में 5 रुपीज कॉइन, ये 5 रुपीज कॉइन है, और यहां 1 रुपीज कॉइन है। ठीक है, तो 5 रुपीज कॉइन मोटा होता है, ठीक है, तो 5 रुपीज कॉइन का जो मास होगा अधिक होगा तो इनर्शिया भी अधिक होगा। क्योंकि जो इनर्शिया होता है डिपेंडेबल ऑन मास होता है। हम लोग पढ़े कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडीज, इट इज डिपेंडेबल ऑन मास। तो देन हेवियर मास और हेवियर क्या हो जाएगा आपका इनर्शिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल try to identify the number of times the velocity of the ball change। कह रहा है कि एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कितना बार वेलोसिटी बॉल का चेंज होगा। ए फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। कह रहा है एक फुटबॉल प्लेयर है जो बॉल को किक करता है दूसरे प्लेयर को जो दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है। हुज किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। वो कहां बॉल को मारता है? गोल की तरफ मारता है। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। तो फिर गोलकीपर क्या करता है? बॉल को कलेक्ट करता है एंड किक इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। फिर वो अपने प्लेयर के, अपने टीम के प्लेयर को मारता है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाई द फोर्स इन ईच। कह रहा है कि प्रत्येक फोर्स में क्या वेलोसिटी चेंज होगा। अभी प्लेयर 1 है, प्लेयर फर्स्ट, और ये हो जाएगा प्लेयर सेकंड। ठीक है, प्लेयर फर्स्ट भी बॉल को मारकर किक करेगा किसके तरफ? गोल की तरफ, गोलकीपर की तरफ। सेकंड प्लेयर भी मारेगा किसकी तरफ? गोलकीपर की तरफ। तो फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट प्लेयर बॉल को इस वेलोसिटी को चेंज करेगा, सेकंड प्लेयर भी बॉल के वेलोसिटी को चेंज करेगा। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि गोलकीपर भी उसको बॉल को कलेक्ट करेगा। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन गोलकीपर बॉल को कलेक्ट किया तो वो भी वेलोसिटी को चेंज करेगा। जब वो कलेक्ट करेगा तो फिर वो अपने प्लेयर की तरफ मारेगा, दैट इज चौथा कंडीशन। तो टोटली कितने टाइम्स हो रहा है? तो 4 टाइम्स आपका स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब उस 4 टाइम को लिखेंगे, इसी चीज को हमको लिख देना। द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज 4 टाइम्स। कितने टाइम चेंज हो रहा है? टोटली 4 टाइम चेंज हो रहा है। पहला, प्लेयर फर्स्ट चेंज द वेलोसिटी बाय किकिंग इट। मतलब जैसे प्लेयर फर्स्ट उसको किक कर रहा है तो फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी चेंज कर। सेकंड प्लेयर भी किक कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है।
थर्ड टाइम में गोलकीपर जब बॉल को कलेक्ट कर रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो, जैसे वो कलेक्ट करेगा रेस्ट में आ जाएगा। और थर्ड टाइम में गोलकीपर बॉल को कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखता, वो भी किक करता है, तो फोर्थ टाइम में वो भी अपने बॉल को पकड़ के किक करेगा, कलेक्ट करके किक करेगा। मतलब टोटली 4 तरीका से बॉल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीव्स में गेट डिटैक्ट फ्रॉम अ ट्री इफ वी रेगुलरली शेक इट्स ब्रांच। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो क्यों पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं ट्री के ब्रांच को जोर से हिलाने से। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्रांच में लीव्स लगे होते हैं, ये ब्रांच हुआ, ये लीव्स लगे हुए हैं, इस कंडीशन में जो आपका लीव्स है, ठीक है, ये इस कंडीशन में रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। आप जैसे इसको हिलाना ब्रांच को शुरू करते हैं तब भी ये रेस्ट में ही रहता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ही रहता है। लेकिन उस कंडीशन में ब्रांच आपका क्या होता है, मूव कर लेता है और पेड़ के पत्ते रेस्ट में ही रहते हैं। उस कारण से क्या होता है कि वो नीचे की वहां से टूटता है, और जैसे टूटता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अर्थ के नीचे आता है। मतलब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है। जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है उस दौरान आपका ब्रांच जो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये रेस्ट हुआ, मोशन हुआ, उस कंडीशन में टूट जाता है। जैसे टूटता है तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड की तरफ जाता है। इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द लीव्स ऑफ द ट्री हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पेड़ के पत्ते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। व्हेन द ब्रांच इज सेकंड इट मूव, जब ब्रांच को आप हिलाएंगे मूव करेंगे, बट द लीव्स टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। उस कंडीशन में लीव्स भी क्या होगा, अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही होगा ड्यू टू देयर इनर्शिया। दिस दे गेट डिडक्ट फ्रॉम द ट्री। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वहां से टूट जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने का हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन यू मूविंग बस बैक। जब मूविंग बस पीछे की तरफ होता है तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड। जब बैकवर्ड होता है तो आप आगे की तरफ होते हैं, इसका कारण बताना। तो जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है तो बॉडी का नीचे का पोर्शन जो होता है इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, पैसेंजर का नीचे का पोर्शन रेस्ट में आता है तो इनर्शिया के कारण, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मोशन में आ जाता है, इसीलिए हम आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब गाड़ी रुकी हुई है तो नीचे का पोर्शन क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो जब वो आगे की तरफ जाता है तो नीचे का पार्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की तरफ बढ़ता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होता है, पीछे की तरफ आता है। इसी चीज को लिखा गया द पैसेंजर पॉजेज इनर्शिया ऑफ मोशन इन अ मूविंग बस। तो जो पैसेंजर्स है वो इनर्शिया ऑफ मूविंग बस के कारण उस पर बैठे हुए हैं। एज द बस स्टॉप, जैसे बस रुकता है, देयर लोअर बॉडी विच इज कॉन्टेक्ट विद द बस। तो लोअर पार्ट जो होता है बस के कॉन्टेक्ट में होता है, तो बस अपर पार्ट होता है कीपिंग मूविंग, लोअर पार्ट स्टॉप में होता है विथ रिस्पेक्ट टू बस, और अपर पार्ट मूविंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो जैसे बस रुकता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे का लोअर का पार्ट रुक जाता है और अपर का पार्ट मोशन में आ जाता है। सिमिलरली उसी तरह स्टेशनरी बस जो रुका हुआ बस है, दे हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है। तो बस स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो लोअर बॉडी जो होता है वो मूव करना शुरू करता है टेंड टू अपर पार्ट। तो लोअर बॉडी मूव में आएगा और अपर पार्ट मूव करेगा रेस्ट, दे फॉल बैकवर्ड, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। मतलब हुआ कि जैसे हम बस पे बैठे हैं तो हम लोग का बॉडी दो पोजीशन में होता है। नीचे का पार्ट, कमर के नीचे का पार्ट बस मूविंग में है तो रेस्ट में होता है, और ऊपर का पार्ट मोशन में होता है। जैसे नीचे का पार्ट रेस्ट में आता है, मोशन में आता है, रेस्ट में आता है, ऊपर का पार्ट मोशन हो जाता है। फिर जो नीचे वाला पार्ट मोशन आता है तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। इसी कारण हम आगे और पीछे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है पेज नंबर 126 एनसीईआरटी क्वेश्चन का कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन जो होता है हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है। एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो कैसे एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या इक्वल होता है। तो जो
एक्शन का फोर्स होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होता है। निगेटिव साइन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो 10 न्यूटन का फोर्स आपको रिएक्शन करेगा। जैसे हम किसी सरफेस पे चलते हैं, ठीक है, तो अर्थ सरफेस को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो अर्थ सरफेस हमको आगे की तरफ धक्का देता है। उसी तरह इस घोड़ा के साथ है कि कह रहा है हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स बाय इट फिट। वो अपने फोर्स पैर से अर्थ को दबाता है, पीछे की तरफ धक्का देता है, ठीक है। जैसे वो मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये हॉर्स का पैर हो गया, तो ये पीछे की तरफ क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है। जब पीछे की तरफ धक्का देगा तो इससे जो रिलेटेड काट है, ठीक है, इससे जो रिलेटेड काट है और इससे जो रिलेटेड काट है वो एक साथ बहुत लार्ज फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। अब जैसे वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा, तो इसको, इसका जो टायर होता है, काट का जो टायर पहिया होता है, वो आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ धक्का देता है, अप्लाइंग फोर्स अपने पैर से, द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड एक्ट्स ऑन द हॉर्स कार्ट सिस्टम टुगेदर। तो वो जो रिएक्शन फोर्स होता है वो कार्ट पे और उसके पैर से दोनों में क्या होता है, एक साथ एक्टिव हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज लार्ज इनफ ओवरकम फ्रिक्शन, बहुत अधिक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, देन द कार्ट मूव्स, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे होता है और वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसी तरह इसी थर्ड लॉ के आधार पे हम आगे बोलते हैं कि अपने आगे चलते हैं, अपने पैर से अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो अर्थ सरफेस पीछे की तरफ जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस व्हिच इज इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। कह रहा है किसी फायरमैन को, होस मतलब रबड़ का या प्लास्टिक का बना हुआ पाइप, कह रहा है किसी फायरमैन को रबड़ या प्लास्टिक का बना हुआ पाइप जो होता है पकड़ने में डिफिकल्ट होता है। कब? जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी हाई वेलोसिटी से छोड़ता है। तो इसका अर्थ है कि जब पानी हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, वाटर हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो जितना एक्शन करेगा उतना ही क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो एक्शन जितना जिस स्पीड से करेगा उसी स्पीड से रिएक्शन करेगा। इसी कारण उसको पकड़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है, डिफिकल्ट होता है। इसी को हम लोग लिखेंगे द वाटर इजेक्टेड आउट which large force exert on equal reaction force in backward direction upon the hose। कह रहा है कि जब बहुत अधिक मात्रा में पानी हाई वेलोसिटी से उस पाइप से बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन जो करता है, एक्शन तो पानी वाटर आगे की तरफ कर रहा है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैक डायरेक्शन है, बैकवर्ड के डायरेक्शन में। जस्ट लाइक ये आपका रबड़ का पाइप हुआ, तो वाटर जब आगे की तरफ जाएगा तो रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। ये फोर्स जो होता है एक्शन हुआ और ये फोर्स जो होता है रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो जितना एक्शन आगे की तरफ होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड द होस। इसी कारण उसको पाइप को पकड़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, एक बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और एक जो बुलेट है उसका मास 50 ग्राम है, इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फायर किया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का है 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो राइफल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये आपका राइफल हुआ, ठीक है, ये आपका बुलेट हुआ, तो मास ऑफ बुलेट क्या क्या पहले गिवन दिया, तो मास ऑफ, पहले राइफल लिखेंगे, इसको हम M1 मान ले रहे हैं, ये आपका 4 kg, ठीक है। फिर मास ऑफ बुलेट को M2 मान ले रहे हैं, ये आपका कितना 50 ग्राम। हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 50/1000
kg। ठीक है, अब यहां इस पॉइंट पे आते हैं। तो जब फायर किया जा रहा था तो फायर करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस समय वो दोनों स्थिर पोजीशन में थे। तो लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल को u1 मान ले रहा है, ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको हम मान ले रहे हैं u2, ये भी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों स्थिर अवस्था में थे, रुके हुए अवस्था में। अब कह रहा है वो फायर कर रहा है, तो जब वो फायर कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है, किसका, बुलेट का जो वेलोसिटी है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मान ले रहा है क्या, v2 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। अब लेट कर रहे हैं, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, मतलब किस वेलोसिटी से जाएगा, हम इसको v1 कर ले रहे हैं और वो v मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता है नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होता है। तो डेट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 आपके पास कितना है, m1 है 4 और u1 कितना है 0, m2 कितना है 50/1000, u2 कितना है 0, फिर m1 कितना है 4, v1 कितना है b, m2 कितना है 50/1000 और v2 कितना है आपका, v2 35। तो ये टोटली टर्म आपका 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4v प्लस 0 से 0 गया 5 इंटू 35/1000। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमको, ठीक है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है क्यों, तो हमको क्या मिलेगा, ये टोटली टर्म आपका 0 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 4v प्लस 5 इंटू 35/100। पोजीशन चेंज करेगा, 4v इज इक्वल टू 5 इंटू 35/1000 या माइनस v इज इक्वल टू 5 इंटू 35/1000 इंटू 100 इंटू 4, 5 में 20, 5 7 जा 5 4 जा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7/16। क्या हो जाएगा माइनस 7/16 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आपका रिकॉल वेलोसिटी हुआ, मतलब राइफल जो होगा 0.43 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो आपका जो राइफल होगा वो किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। व्हेन बुलेट इज मूव फ्रॉम फॉरवर्ड देन राइफल इज मूविंग फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का मास 200 ग्राम है, वो एक ही स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी का 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड है।
दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलूजन, वो कोलाइड कर रहा है तो कोलूजन के पास फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी हो जा रहा है 1.67 मीटर पर सेकंड। तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। अब एक फोटो बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी है, मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी u2 और मास m2। जब ये कोलाइड कर रहा है तो कोलूजन के बाद फाइनल वेलोसिटी v1, मास वही m1 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी v2 और ये m2। क्या हो जा रहा है देख रहे हैं, मास दिया हुआ है m1 100 ग्राम, m2 कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर। ये तो आपका 100 ग्राम का है और ये आपका 200 ग्राम का है। फर्स्ट बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 1.7, और इसका मान लेते हैं भी। अब इसी चीज को लिखेंगे, गिवन m1 इक्वल टू 100 ग्राम, m2 इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है। फिर u1 इक्वल टू कितना 2 मीटर पर सेकेंड, और u2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। v1 इक्वल टू दिया हुआ 1.67 मीटर पर सेकेंड, v2 को हम मान लेते हैं v। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो बटा लिखेंगे 1000, u1 कितना है 2, m2 कितना है 200, बटा क्या करेंगे 1000, u2 कितना 1, m2 कितना 100 बटा 1000, और v1 कितना है, तो v1 है 1.67, m2 कितना है फिर 200 बटा 1000 गुने v2 कितना v। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। 2 5 जा यानी कि 1 बटा 5 प्लस 2 5 तो 1 बटा 5, ठीक है। अब यहाँ क्या मिला 2 0 से 2 0 गया, तो ऊपर बचा 1.67 बटा 10 प्लस 2 5 तो v बटा 5। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 5 हो जाएगा 1 प्लस 1, पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू 167 बटा 1000 प्लस b बटा 5, यानी कि 2 बटा 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.167 प्लस v बटा कितना होगा 5। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, मिलेगा पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो हमको मिला 2 बटा 5 माइनस v बटा 5 इजिकल टू 0.167। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 माइनस v इजिकल टू 0.167, या 2 माइनस v इजिकल टू 0.167 इंटू 5 डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 हुआ और 6 5 30 और 3 33, 3 हुआ 5 1 जा 5 और 3 8.0, और इधर बचेगा 2 माइनस v, फिर या 2.000 माइनस 0.835 इजकल टू v, इधर लेंगे तो नेगेटिव, v उधर जाएगा तो
पॉजिटिव। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो होगा 1.165 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। इस तरह से रिकॉल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो गया, v का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग, ये तो इंडेक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे थ्योरी पढ़े थे उसके बाद जो इंडेक्स दिया हुआ था वो क्वेश्चन था, पेज नंबर लिखा। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज नंबर 128 में। एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है जीरो है। इज इट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या है पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। इफ यस, यदि हाँ है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर कोई आपको रीजन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक, किसी कारपेट, लटका हुआ कारपेट को लाठी से मारोगे तो उसका जो डस्ट पार्टिकल है नीचे की तरफ जाएगा। इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगर कोई नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मूव करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो उसपे फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, जो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। दैट इज, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फोर्स के जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके इक्वल होगा। मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स फ्रिक्शनल। ठीक है, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से नेट जो फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जा रहा। आप पढ़े थे बैलेंस फोर्स में कि फोर्स ऑफ पुश और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सेम वही कंडीशन है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल होगा फ्रिक्शनल फोर्स के जो ऑब्जेक्ट और उस अर्थ सरफेस के बीच में लग रहा था। जैसे एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में जीरो होगा, उस कंडीशन में नेट जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कारपेट, लटका हुआ कारपेट को जब आप लाठी से पीटते हैं तो डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कारपेट को लाठी से पीटेंगे, डंडा से पीटेंगे, तो वो कारपेट है वो क्या हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, वो स्टेट ऑफ मोशन में हो जाएगा। बट जो पार्टिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही होगा। तो जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पार्टिकल पे वर्क करेगा और उसको डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। यही चीज लिखा गया, डस्ट पार्टिकल हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल का क्या इनर्शिया, रेस्ट है। और जैसे हम कारपेट पे पीटते हैं तो कारपेट मूव करता है, दैट इज वो अपना स्टेट चेंज करता है, दैट इज स्टेट ऑफ रिमेन मोशन में हो जाता है। उस कंडीशन में पार्टिकल जो है रेस्ट में है, जैसे वो रेस्ट में होगा उस पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड की तरफ खींचेगी और धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। कह रहा है कि क्यों एडवाइस दिया जाता है कि बस के छत पे रखे हुए लगेज को किसी रस्सी के सहारे बांध दिया जाना चाहिए। टाई मतलब बांधना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उस सामान को गिरने से बचाने के लिए रस्सी से बांधेंगे। देखिए उसका फिजिकल कारण क्या है हम लोग देखेंगे। जब सामान को बस के ऊपर रखते हैं तो सामान जो है, लगेज जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटेन करता है, बट बस जो है रेस्ट ऑफ मोशन को कंटेन करता है। बट कभी कभी ब्रेक लेता है, रुकता है, आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है। उस कंडीशन में आपका लगेज इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटेन करता है, बट बस जो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटेन करता है। तो जैसे सामान जो लगेज है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटेन करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा या बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाएगा तो वो गिर जाएगा। इसीलिए गिरने से बचने के लिए उसको मानते हैं।
इसी चीज को लिखे, द लगेज कैप्ट ऑन द ग्रुप पॉजेज इनर्शिया। जो लगेज है वो बस के छत के ऊपर इनर्शिया को कंटेन करता है। किस इनर्शिया को कंटेन करता है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटेन करता है। एज द बस मूव्स ब्रेक्स टू स्टॉप और टेक अ टर्न, रुकता है या फिर टर्न लेता है, द लगेज माइट फॉल ऑफ, तो गिर जाता है, सामान है गिरने लगता है। दस इट शुड बी टाइड विथ अ रोप, इसीलिए उसको रस्से से टाइट करके बांधते हैं। मतलब कि जब बस मूव कर रहा हो तो आपका जो लगेज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटेन करता है। जैसे बस रुकता है या टर्न लेता है तो जो आपका लगेज है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटेन करता है और बाहर गिरने लगता है। उसे गिरने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं? रस्सी के सहारे बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल। एक कोई बैट्समैन है क्रिकेट बॉल को हिट करता है, विच देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पे उछलने लगता है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है। द बॉल स्लो टू ए स्टॉप, बॉल धीरे धीरे रुक जाता है। बिकॉज, अब उसका कारण आपको बताना है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, मतलब जो बैट्समैन था वो बॉल को बहुत अधिक जोर से हिट नहीं किया। दूसरा कारण, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉल, जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो फोर्स घटेगा। थर्ड, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, जो बॉल पे फोर्स है वो मोशन के अगेंस्ट लग रहा है। और फोर्थ में, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम रेस्ट, बॉल पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो पहला, बैट्समैन हिट डिड नॉट बॉल हार्ड, ऐसा नहीं है कि बैट्समैन बॉल को हिट नहीं किया, बैट्समैन बॉल को हिट किया, ठीक है, जोर से, बट ऐसा कंडीशन नहीं है। दूसरा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, मतलब वेलोसिटी का बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये भी सही नहीं है। थर्ड, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, मतलब फोर्स जो लग रहा है बॉल पे वो मोशन के अगेंस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, इसीलिए बॉल एक टाइम ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो जा रहा है? बॉल रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका ऑप्शन जो बी सी है वो क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन सही हो जाएगा कि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, मोशन के अगेंस्ट क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, इसीलिए बॉल धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो किसी पहाड़ी पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, मूव कर रहा है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस फॉर 400 मीटर, 4000 मीटर वो 20 सेकंड में तय कर रहा है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है एंड फाइंड द फोर्स एक्टिविटी, फोर्स एक्टिंग फाइंड करना है उसमें इफ मास इज 7। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बताए थे, क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना गिवन, तो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि ये इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या ले रहा है? वो ट्रैवल कर रहा है 400 मीटर, मतलब कि एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 मीटर, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। फिर दिया हुआ है मास इज इक्वल टू 7 टन, यानी कि 7000 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, क्योंकि एक टन में 1000 केजी हो रहा है। तो फाइंड कह रहा है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कह रहा है, और फिर आपको एफ फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कि फाइंड ए एंड एफ। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या कर रहा है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो एस आपका है 400, यू कितना है? 0, टाइम कितना है? 20 प्लस 1/2, ए कितना है? पता नहीं, और टी कितना है? 20 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल टू, ये तो 0 वाला टर्म खत्म होगा, तो क्या बचा? ए इंटू 20 इंटू 20/2। तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो 400 इंटू 2/20 इंटू 20 इजकल टू ए, कट गया, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजकल टू ए। इस तरह से आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। अगेन हमको फोर्स फाइंड करना है,
तो F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो एम है आपका 7,000 और ए है आपका 2। तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 7 टू जा 14,000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 7,000। फोर्स कैसे क्या होता है न्यूटन, मतलब कि 14,000 न्यूटन का वो क्या करेगा फोर्स लगाएगा। फिर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। 1 kg का स्टोन फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 1 kg का स्टोन है जिसको 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका जा रहा है across frozen surface of lake, लेक के सरफेस पे comes to rest after traveling a distance 50 मीटर। 50 मीटर दूरी तय करने के बाद वो जो स्टोन है रेस्ट में आ जा रहा है। What is the force of friction between the stone and the ice? आइस और स्टोन के बीच में क्या फ्रिक्शन लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फोर्स के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन चाहिए, तो आपके पास एक्सीलरेशन है नहीं, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का सोचेंगे तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या दिया हुआ। तो गिवन मास इक्वल टू 1 kg। मास 1 kg आपको फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि 50 मीटर दूरी करने के बाद तय करने के बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब कि v इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 50 मीटर। देन फाइंड फोर्स। हमको फोर्स फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन चाहिए। v नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v आपका कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू पता नहीं, a है आपका 50। इधर आ जाएगा अपना पोजीशन चेंज करेगा तो -2 इंटू ए इंटू 50 इज इक्वल टू 20 इंटू 20। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू -20 इंटू 20 बटा 50 इंटू 2। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, आपका कितना बचा 5 4 जा, यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो निगेटिव साइन को क्या इंडिकेट करता है एक्स, अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगेन अब आपका F इक्वल टू होता है m इंटू ए। मास दिया हुआ है 1 kg और ये आपका आया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो -4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब -4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या चीज का यूनिट है, क्या लिख सकते हैं, तो -4 न्यूटन। मतलब जो उस पर फोर्स लगाएगा कितना फोर्स लगाएगा 4 न्यूटन। लेकिन निगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट करता है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाएगा 4 न्यूटन। हमेशा निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए 8000 kg इंजन, 8000 kg का एक इंजन है, पुल अ ट्रेन, वो ट्रेन को पुल कर रहा है जिससे 5 बोगी लगा हुआ है। ईच ऑफ मास, प्रत्येक बोगी का मास 2000 kg है, along ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। आई मीन ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रैक हुआ, ये आपका इंजन हुआ, ठीक है, इससे 5 बोगी अटैच है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपका क्या है इंजन है। मास ऑफ इंजन दिया हुआ 8000 kg और पर 5 बोगी है, प्रत्येक बोगी 2000 kg का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो इंजन 40,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ट्रैक पे और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 5000 न्यूटन का है। कैलकुलेट द फर्स्ट में नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना हुआ और एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना हुआ। तो सॉल्यूशन के लिए नेट
फर्स्ट के लिए एक्सिलरेटिंग नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स में क्या करेंगे, इंजन का फोर्स, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करेंगे। तो आपका इंजन का फोर्स कितना दिया, एक्सर्टेड फोर्स कितना दिया, फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सर्टेड फोर्स है आपका 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, तो कितना हुआ 35,000 न्यूटन हुआ एक्सर्टेड फोर्स। दूसरा कह रहा बी के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना। तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन के लिए हमको मास और एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेशन ट्रेन कितना दिया हुआ, तो आपको फोर्स निकल गया और एक बोगी का मास है, मास ऑफ ईच वैगन इक्वल टू 20,000 kg। टोटल कितना वैगन है, ठीक है। तो मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ट्रेन इक्वल टू 8,000 kg का आपका क्या है, इंजन है, और 2,000 kg का ये वो बोगी है, टोटल है 2,000 गुने 5, तो 8,000 प्लस 10,000 यानी कि 18,000 kg का आपका क्या हुआ, मास हो गया। वी नो दैट F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब F इक्वल टू एम ए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आपका, नेट फोर्स है 35,000, मास कितना है 18,000, एक्सीलरेशन कितना है ए, तो 35,000 बटा 18,000, अब क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ए। इस तरह से जो एक्सीलरेशन होगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसके द्वारा एक्सीलरेशन कितना किया गया 1.944, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 15 kg। एक कोई व्हीकल्स है जिसका मास 15 kg है, कह रहे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा बिटवीन व्हीकल एंड रोड और व्हीकल के बीच में यदि व्हीकल का जो एक्सीलरेशन होता है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा, गिवन मास दिया हुआ है 1500 kg और एक्सीलरेशन दिया हुआ है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है, फाइंड एफ फोर्स। वी नो दैट एफ इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना 1500, एक्सीलरेशन कितना -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -2550.0 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि -2550.0 न्यूटन। कितना फोर्स लगाएगा दोनों के बीच में, इतना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v। कह रहा है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा यदि ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहाँ दिया हुआ है, d। इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा, d। तो आंसर में आप लिखेंगे ऑप्शन डी सही होगा, m इंटू v। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का, इंटेंड द मूव अ वुडन कैबिनेट। एक वुडन कैबिनेट को फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है। विच इज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो
तो कैबिनेट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जब आप इसको जितना फोर्स से आगे खींचेंगे उतना ही फोर्स से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल, तो आप लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स शुड बैलेंस विथ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, -200 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक का मास दिया हुआ, m1 मान ले रहे हैं 1.5, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसका मास, ईच का मास है 1.5, प्रत्येक का मास, ठीक है। ये मूविंग विथ अपोजिट वेलोसिटी, ठीक है, अपोजिट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, मतलब कि ये इधर से मूव कर रहा है, ये इसके इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। ये 2.5 हो जाएगा तो -2.5 हो जाएगा। कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से सट जा रहा है, ठीक है। मास तो वही होगा, m1 इक्वल टू 1.5, m2 इक्वल टू 1.5। जब सट जा रहा है दोनों एक साथ, तो दोनों का वेलोसिटी, मतलब कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू हम v मान रहे हैं, तो कह रहा है कि व्हाट विल द वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन m1 इक्वल टू 1.5 kg, m2 इक्वल टू 1.5 kg, ठीक है। u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड, और u2 हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्यों हुआ, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब लेट, जब बॉडी टकरा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी इक्वल, एक दूसरे के साथ हो जा रहा है, तो साथ हो, जो वेलोसिटी v1 का होगा वही वेलोसिटी v2 का होगा। तो लेट v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसी चीज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। m1 आपका दिया हुआ कितना, 1.5, u1 दिया हुआ है 2.5, प्लस फिर m2 दिया 1.5 और ये दिया -2.5 इक्वल टू m1, और m1 फिर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू v1 का v है, फिर प्लस 1.5 इंटू v, क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या है, v है। अब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, इस साइड 0 हो जाएगा, तो यह 1.5 भी क्या हो जाएगा 3.0 v, मतलब कि 1.5 क्या हो जाएगा 3.0 v। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 0/3 इक्वल टू v, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब कि बॉडी विल भी क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद बॉडी विल भी रेस्ट, दैट इज आफ्टर कोलिजन बॉडी विल बी रेस्ट, दैट इज v इक्वल टू 0, मतलब टकराने के बाद बॉडी क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ मोशन के आधार पे व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, या आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट से आपको पुश करते हैं उतना ही ऑब्जेक्ट भी आपको पुश करता है। थर्ड लॉ कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज मासिव, मतलब ट्रक पार्क ऑन द रोड साइड, कोई बहुत भारी ट्रक है जो किसी रोड साइड में पार्क किया गया, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, इसकी संभावना है कि वो नहीं मूव करेगा। ये स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग, कोई स्टूडेंट है वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है आंसरिंग का, दैट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, दो अपोजिट और इक्वल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसी कारण वो एक दूसरे को क्या करेगा,
अपोजिट फोर्स कैंसिल कर देगा, ठीक है, इस कारण वो नहीं मूव करेगा, स्टूडेंट का कहना है। कमेंट्स ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। आपको एक्सप्लेन करना है और एक लॉजिक के माध्यम से समझाना है कि वो ट्रक क्यों मूव। तो इसका जस्टिफिकेशन होगा कि जब इस ट्रक पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से इनफ नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उतना फोर्स नहीं दे रहा है जितना फोर्स ये ट्रक को आगे बढ़ा है। इसलिए लिखा गया द जस्टिफिकेशन गिवन बाय स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। जो स्टूडेंट जस्टिफिकेशन कह रहा है कि दोनों अपोजिट और इक्वल फोर्स है, इस कारण मूव नहीं कर रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन उसका गलत है। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली द अप्लाइड फोर्स अपॉन द ट्रक इज नॉट इनफ, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसको मूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनफ टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन ट्रक एंड रोड। ट्रक और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन जो लग रहा है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो फोर्स अब लगाया जा रहा है वो फोर्स इनफ नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, मतलब कि जितना फोर्स चाहिए उतनी फोर्स नहीं मिल रहा है, इसी कारण वो फ्रिक्शन कम नहीं कर रहा है और वो ट्रक आगे मूव नहीं। क्वेश्चन है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। एक हॉकी बॉल है जो 200 ग्राम का है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है किसी हॉकी स्टिक से पीटने से, फिर वो रिटर्न उसी पाथ पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा ये निकालना है। तो गिवन दिया सबसे पहले मास ऑफ हॉकी बॉल कितना दिया, 200 ग्राम। हम इसको चेंज करेंगे 200 बटा 1000 kg। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल u 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, mu 2 kg मीटर पर सेकंड है। अब अगेन में कह रहा है कि वो जो बॉल है लौट के आ रहा है, अगेन वेलोसिटी ऑफ फाइनल इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो लौट के आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए निगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दिस m इंटू बी, मास है 200 बटा 1000 इंटू वेलोसिटी माइनस 5, 2 5 जा और 5 से 5 कट गया तो -1 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना है, -1 और इनिशियल मोमेंटम है 5, सॉरी इनिशियल मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -3 kg मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस तरह चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, -3 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक जो बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और किसी ब्लॉक को टच कर रहा है, टकरा रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट, उसको होल्ड करने के बाद ब्लॉक में वो रेस्ट में आ जा रहा है इन 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन, मतलब वो कितना दूर तक होल्ड किया, कितना दूर तक उसको छेद किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बटा 1000 केजी। अब कह रहा है कि 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगा वो 150 मीटर पर सेकेंड होगा। किसी वो वुडन ब्लॉक से टकरा रहा है, और टकरा रहा है तो रेस्ट हो जा रहा है, तो जैसे टकराएगा और रेस्ट होगा
उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आफ्टर टाइम 0.03 सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड फोर्स। फाइंड डिस्टेंस एंड फोर्स। नाउ अब देखिए, आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना है हम लोग के पास, 0, u है 150, a पता नहीं, और t है 0.03। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -150 इज इक्वल टू 3/100 गुने a। ठीक है, तो -150 इंटू 100/3 इज इक्वल टू a। 3 5 यानी कि -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक्सीलरेशन आया आपको -5000। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि डायरेक्ट वो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, आई मीन वो रिटार्ड करेगा। अब हमको चाहिए था एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू 150 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू है -5000, एस पता नहीं, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1000 इंटू एस इजकल टू 150 इंटू 150, या एस इजकल टू 150 इंटू 150 बटा 2 इंटू 5000। तो 2 0 से 2 0 गया, और फिर 5 3 जा 5 10 जा 5 3 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 मीटर। एस 9/4 मीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो कैलकुलेशन आएगा एस इज इक्वल टू 2.25 मीटर, मतलब वो 2 मीटर 2.5 सेंटीमीटर तक होल्ड करेगा। और फिर कह रहा है कि फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वुडन ब्लॉक। अगेन F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास आपका है कितना 10/1000 इंटू एक्सीलरेशन है -5000, 3 0 से 3 0 गया तो -50 क्या हो जाएगा न्यूटन। तो फोर्स आपको क्या मिला -50 न्यूटन। और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर बुलेट, ये आपका वुडन ब्लॉक है, अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जाके होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक होगा इसको इस डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और वो किसी चीज से टकरा रहा है, किसी वुडन ब्लॉक से जिसका मास 5 kg है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट वुडन ब्लॉक जो है उसका फर्स्ट मास है, ठीक है, इसका u है आपका कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास है वो है 1 kg। ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है जिसका मास m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, 5 kg। ये रुका हुआ था, उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अगर u1 होगा तो ये u2 हो जाएगा 0। जब वो टकरा रहा है, टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका m1 जो होगा 1 हो जाएगा और m2 जो होगा 5 हो जाएगा, दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि वो वेलोसिटी क्या होगा। तो गिवन में सबसे पहले लिखा हुआ है हम लोगों को मास ऑफ फर्स्ट बॉडी 1 kg, मास ऑफ सेकेंड बॉडी 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट kg
फर्स्ट ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी इज इक्वल टू v मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है 1 इंटू u1 है आपका कितना 10 प्लस मास ऑफ सेकेंड बॉडी है 5, u2 है 0। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी 1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी फाइनल वेलोसिटी v प्लस मास कितना आ जाएगा 5 और v2 हो जाएगा ओवी। तो ये टोटली टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू v प्लस v में 5 से गुना करेंगे तो 5v, ठीक है। फिर या 10 5 भी और 1 भी कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। तो 10/6 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू v। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू v। इस तरह से फाइनल वेलोसिटी जो होगा 1.6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद बोथ बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का और फिर सेकंड बॉडी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। सबसे पहले आपको गिवन दिया हुआ m इज इक्वल टू दिया हुआ 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 8 मीटर पर सेकंड। कितने समय में, तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड। करें कि इनिशियल मोमेंटम फाइंड करें और फाइनल मोमेंटम फाइंड करें। तो नाउ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है mu। तो मास है आपका 100, u है आपका 5, तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हुआ इनिशियल हुआ। अब फाइनल मोमेंटम, अगेन फाइनल मोमेंटम mv, तो मास है 100 और v है 8 kg मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब आपको फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स क्या होगा। नाउ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। चेंज इन मोमेंटम का क्या होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। फाइनल मोमेंटम कितना हो m v माइनस u बटा टी। अब आपका वैल्यू पुट करेंगे तो या f इजकल टू v कितना है, सॉरी f इजकल टू मास कितना है आपका, तो मास है 100, फाइनल वेलोसिटी है कितना 8, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम कितना, टाइम है 6। अभी कितना हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड, ठीक है kg मीटर पर सेकंड, सॉरी kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी एक यहाँ सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 100 बट इंटू 53/2 न्यूटन हो जाएगा। 2 50 सॉरी ये आपका 6 है ना, तो 100 इंटू 3/6, 3 2 जा 2 5 कितना बचा, तो 50 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो गया हम लोग का 50 न्यूटन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अख्तर किरण एंड राहुल राइडिंग इन ए मोटर कार। अख्तर किरण राहुल 3 बच्चे हैं जो मोटर कार से राइडिंग कर रहे हैं।
वाज मूविंग विथ ए हाई वेलोसिटी, उन दोनों का मूविंग करने का जो वेलोसिटी हाई है ऑन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द वाइंड शील्ड एंड गेट स्टक ऑन विंड, मतलब एक जो मधुमक्खी है उनको आके हीट कर रही है। अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डिंग ओवर द सिचुएशन। अब अख्तर और किरण एक सिचुएशन को देखते हैं। किरण सजेस्ट दैट द इंसेक्ट suffered a great change in momentum of the motor car because the change in velocity of the insect was much more than that we can motor car। किरण सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि जो इंसेक्ट ग्रेटर स्पीड से मोमेंटम जो चेंज कर रहा है वो अधिक है, किससे, तो मोटर कार से, इसीलिए वो सफर कर रहे हैं। फिर कह रहा है अख्तर सेड, तो अख्तर कह रहा है दैट सीन द मोटर कार वाज मूविंग विथ ए लार्जर वेलोसिटी। अख्तर कह रहा है कि वेलोसिटी जो है मोटर कार का अधिक है। इट एक्सर्टेड ए लार्जर वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी लार्जर होगा तो फोर्स भी क्या होगा उसका, लार्जर होगा। एंड एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डेड, उस कारण से वो मर जा रही है मधुमक्खी। तो राहुल कह रहा है पुटिंग इंटरनली न्यू एक्सप्लेनेशन। अब राहुल न्यू एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंसेस द सेम फोर्सेस, दोनों का फोर्स सेम है एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, और मोमेंटम भी चेंज है। तो अब आपको कमेंट्स करना है कि किसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो राहुल का एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि बोथ इंसेक्ट और मोटर कार जो है वो सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, मतलब इक्वल एक्शन और रिएक्शन क्या हो रहा है, इक्वल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इक्वल एक्शन और रिएक्शन होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, इक्वल चेंज होगा इस तरह से। लेकिन बट क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा। दैट इज थर्ड लॉ को फुलफिल करेगा। यानी कि जो राहुल कह रहा है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, करेक्ट है। ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थिंकेबल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबेल का मोमेंटम क्या होगा यदि मास 10 kg हो और ट्रांसफर कर रहा है द फ्लोर, इफ वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ट्रांसफर कर रहा है, फॉल फ्रॉम हाइट जो उसका 80 सेंटीमीटर है और डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपका मोमेंटम कितना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास 10 kg, ठीक है। जो मास 10 kg है, हाइट दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हाइट को किस में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। तो 80/100 मीटर। अब क्या है कि एक्सीलरेशन है, तो जब वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो डंप कर रहा है, ठीक है, तो हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वो जब रुका होगा फ्लोर पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी वो आगे की तरफ बढ़ेगा, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ट्रांसफर करेगा। और एक्सीलरेशन जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मोमेंटम के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ है। नाउ अब हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी है आपका 0 का स्क्वायर, यू है, सॉरी भी तो पता ही नहीं, भी फाइंड करना, तो वी स्क्वायर यू 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू है 10 और एस का वैल्यू है 80/100, ठीक है। अब 1 0 2 0 से 2 0 गया, तो ए तो 0 हुआ तो खत्म हुआ, 8 2 जा 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब चेंजिंग, अब मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो नाउ मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा m इंटू वी। तो मास है आपका 80/100 और v है 4, 0 से 0 गया तो कितना है 8 चौका 32 0 सॉरी मोमेंटम है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम जो दिया हुआ है वो आ जाएगा
सॉरी यहाँ गलत हो गया, मास आपका कितना दिया होगा, मास दिया 10 kg, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 10 4 जा 40 kg मीटर पर सेकेंड, इस तरह चेंजिंग मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एडिशनल क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑफ द डिस्टेंस टाइम, टेबल दिया हुआ टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ, डिस्टेंस ये 0 1 8 27 64 125 216 243। कह रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सीलरेशन, इसके एक्सीलरेशन के बारे में आपका क्या कहना है। तो इसका एक्सीलरेशन कह रहा है फिर कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या जीरो होगा। सेकंड, व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अब इसके द्वारा आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो इनिशियल स्पीड जीरो है, हम लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो है, एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s बटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि a इज इक्वल टू 2s बाई टी स्क्वायर। अब 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू s1 t 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बटा 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, t इज इक्वल टू 3 के लिए 6 मीटर पर सेकंड आएगा स्क्वायर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में टाइम 1 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, टाइम 2 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, टाइम 3 सेकंड के लिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 2 फिर 4 फिर 6। अब कह रहा है अब इसके फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। अगर मास कांस्टेंट है वो हटेगा तो क्या होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। इसका अर्थ हुआ कि फोर्स इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा, और फोर्स डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नाउ एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, acceleration is increasing, then force is also increasing, force is also, मतलब जब आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्सन मैनेज टू पुश ए मोटर कार, 2 आदमी किसी मोटर कार को पुश कर रहा है, जिस मोटर कार का मास है 1200 kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेवल रोड, किसी लेवल रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सेम मोटर कार कैन बी पुश, उसी मोटर कार को 3 पर्सन पुश कर रहा है, एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, तो प्रत्येक आदमी कितना फोर्स लगा रहा है उस मोटर कार को पुश करने के लिए। मास दिया हुआ 1200 kg, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि एक आदमी के द्वारा F फोर्स लगाया जा रहा है, तो 3 आदमी के द्वारा 3 फोर्स लगाएगा, 2 आदमी के द्वारा 2 फोर्स लगाया जाएगा, तो 2 पर्सन के लिए 2F और 3 पर्सन के लिए 3F, तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा 3F - 2F इक्वल टू F। अब F इक्वल टू M इंटू ए होता है, M आपका 1200 दिया हुआ है और A 2.5 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू 240 न्यूटन आएगा, मतलब कि एक आदमी के द्वारा 240 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ एक हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हथौड़ा का मास है 500 ग्राम, जो 500 मीटर पर 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है और किसी कांटे से टकरा रहा है। नेल स्टॉप है हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए वो स्टॉप हुआ है 0.01 सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ऑन द हैमर, नेल के द्वारा हैमर पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ मास ऑफ हैमर दिया हुआ है कितना 500 ग्राम, यानी कि 500 बटा 1000 kg, ठीक है। अब आपका रुका हुआ है हैमर चल रहा है 50 मीटर के स्पीड से, मतलब कि U इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे फॉर हैमर, ये हैमर के लिए U इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। जब वो कांटे से टकरा रहा है, ठीक है, तो कांटे उस समय रुकी हुई थी, तो कांटे का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा,
ठीक है, समथिंग होगा। लेकिन जब वो कुछ देर के लिए रुक जा रहा है तो कांटे का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0। कितने सेकंड के लिए? t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड के लिए। हम लोग यहां से निकाल लेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, आपको v दिया हुआ है 0, u दिया हुआ 50, a पता नहीं, t दिया 0.01, तो हो जाएगा -50 इज इक्वल टू a इंटू 1/100। तो कितना हो जाएगा? -5000 इज इक्वल टू a। इस तरह से a इज इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, a आपका निगेटिव आएगा। अब फोर्स कितना हो जाएगा? नाउ फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास है आपका 500/1000, एक्सीलरेशन आया है माइनस, तो 3 0 से 3 0 हो गया 2500, लेकिन निगेटिव में न्यूटन। ठीक है, -2500 न्यूटन। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कि निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। हर बार बता रहा है कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं एक मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, तो गिवन दिया हुआ m इज इक्वल टू 1200 kg। स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर है। मतलब u जो दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1000/60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड। 2 0 से 2 0 गया 15, 3 दूना 3 25 2 25, यानी कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर कह रहा है वो स्लो हो रहा है। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। मतलब v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करके 60 इंटू 60 कर लेंगे मीटर पर सेकंड। 2 0 से 2 0 गया 3 3 2 जा 2 5, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 4 सेकंड के लिए हो रहा है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना हुआ ये हमको निकालना है। तो अगेन नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। v आपका कितना है? 5, u कितना है? 25, a पता नहीं, और t कितना है? 4। जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a, यानी कि -20/4 इज इक्वल टू a। 4 5 जा, यानी कितना मिलेगा? a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निगेटिव साइन क्या बताएगा? कि रिटार्डेशन होगा। अब फिर कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो मास दिया हुआ है 12, v दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? तो फाइनल वेलोसिटी आपका है 5 और इनिशियल है 25 kg मीटर पर सेकंड। तो 1200 और कितना आएगा? -20 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि 12 दूना 24, 2400 kg मीटर पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम आएगा। फिर कह रहा है कि उसका फोर्स कितना होगा? तो F इजिकल टू क्या होता है? F इजिकल टू m इंटू ए। तो 1200 इंटू -5, और ये क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 12 25 60, 6000, लेकिन सिंबल क्या होगा? माइनस में न्यूटन। तो -6000 न्यूटन है। तो अपोजिट निगेटिव साइन क्या कर इंडिकेट करता है? बार बार बता रहे हैं
अपोजिट डायरेक्शन। क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन मोशन से सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मोशन में ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस चंद के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास देखते हैं।